मणिपुर हो, आज किस तरीके से नंगा नाच वहाँ होता है और महिलाओं पे अत्याचार होता है और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। आज महिलाएं दबी हुई इस बात से हैं कि उन पर कोई अत्याचार होता है। कई आपने उत्तर प्रदेश को शामिल कर लिया, मध्य प्रदेश, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, वो अपनी आवाज़ को दबा देती हैं, साहस नहीं जुटा पाती है कि हमारे साथ कौन खड़ा होगा। 70 से 80% प्रभाव इस बात का है कि महिलाएं चुनी जाती हैं सदन में, लेकिन अभी भी पुरुष प्रथा हावी है वहाँ पर। सबसे प्रमुखता से महिलाओं को हमें इस दौर से, डर भय से उनको मुक्त कराना पड़ेगा और साथ लेकर के चलना पड़ेगा। नमस्कार। आइए आज आपको राजनीति की एक नई सनसनी रोशनी यादव से मिलवाते हैं, जो आजमगढ़ के अंबारी के एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रामनरेश यादव जी के परिवार से हैं। वे एक धुरंधर वक्ता हैं और बहुत समझदार लगती हैं अपनी बातचीत से, जैसा वो डिलीवर करती हैं अपना तथ्य। हम उनकी यात्रा के बारे में और जो राजनीतिक समझदारी महिलाओं में आनी चाहिए उस पर बात करते हैं। रोशनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज का जो दौर है, इसमें जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, पढ़ने लिखने के बाद मुझे लगता है कि समाज सेवा में उसको आना चाहिए। और मेरी जो स्कूली शिक्षा रही, उसके बाद मैंने बीटेक एमटेक किया। बीटेक एमटेक के बाद मैंने कई एनजीओ संस्थाओं में काम किया और उन संस्थाओं से जब जुड़े तब विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, चाइल्ड एजुकेशन। तो जो झुग्गी झोपड़ियाँ, जो बस्तियों में जाकर के जो हालात देखे और उनकी जो एक्चुअल स्थिति होती है, तो उस स्थिति ने भावनात्मक रूप से जोड़ा। तब लगा कि फिर चूँकि मैं खुद का भी एनजीओ चलाती हूँ, बुंदेलखंड जनसेवा समिति करके है, जिसमें महिलाओं की आवाज़ की, न्याय की आवाज़ की, हर प्रकार की उसमें बात करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस तरीके से काम करने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको वाकई प्रखरता से गरीब किसान, चूँकि मैं भी एक किसान परिवार की बेटी हूँ और चूँकि इस परिवार में भी जुड़ना हुआ, तो अगर मेरे दादाजी की राजनीति का अनुभव देखें तो वो भी एक किसान परिवार से ही निकले और बहुत छोटे गांव से उन्होंने अपनी राजनीति का संघर्ष शुरू किया। तो जब हम इन संघर्षों से आगे बढ़ते हैं और तब लगता है कि हमें एक सदन की आवश्यकता होती है, आपको प्रतिनिधि बनना पड़ता है, क्योंकि जब आप गरीब किसान या जब किसी के दुखों में आप सम्मिलित होते हैं, तब आपको ये महसूस होता है कि आपको जनप्रतिनिधि बनना होगा। आपको एक सदन का पटल चाहिए पड़ेगा, चाहे वो मैं कहती हूँ सरपंच का पटल हो, चाहे जिला पंचायत, चूँकि मैं अभी जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। जो मेरा मायका है वो मध्य प्रदेश, ओरछा राम राजा की नगरी निवाड़ी है। तो वहाँ से हमने एक राजनीति का दौर, चूँकि मैं समाज सेवक के रूप में रही हूँ, तो नशा मुक्ति अभियान से लेके, चूँकि हमारा बुंदेलखंड जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ कम से कम 60% लोग, मतलब अवेयरनेस, जागरूकता वहाँ नहीं है, लोग शराब के आदी हैं। कई ऐसे गांव देखे जहाँ पे हमारे दलित आदिवासी भाई 80%, मतलब ऐसे 2-3 गाँव के जो उदाहरण रहे हैं, जब हमने उनको देखा कि 80% लोग दारू पी के वहाँ की बहनें विधवा हो गई। तो ये जो परिस्थितियाँ जब ज़मीन पर जाकर के देखी, तो मुझे लगा कि अब राजनीति में मुझे अपना पाँव रखना पड़ेगा। और जब अगर मेरे जैसी महिला पे और मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें अगर मुझ पर विश्वास करती हैं और सब अगर इतना आशीर्वाद मुझ पर बना रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो फिर मुझे ये बीड़ा उठाना, मतलब किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा। और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी शायद राजनीति में पग रखूँगी, लेकिन एक समाज सेवक के रूप में ये एक चिंगारी, एक रोशनी की किरण के रूप में उभरी। तो और चूँकि फिर इस परिवार से जुड़ना हुआ, तो ये एक राजनीति का यहाँ और अच्छा अनुभव मिला, तो करीब से जाना। राजनीति में भी आप क्या पद ग्रहण कर रही हैं? देखिए, मैं अभी चूँकि कांग्रेस में बुंदेलखंड प्रभारी जो हमारा वो क्षेत्र है उधर का, और अभी मध्य प्रदेश स्टार प्रचारक हूँ।
बाकी जो है पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे, मुख्य प्रवक्ता। तो अभी पार्टी की तरफ से डिबेट वगैरह में भी सम्मिलित होती हूँ और मुख्य जो है मध्य प्रदेश की स्टाफ प्रचारक हूँ कांग्रेस पार्टी से। जी आप एक स्त्री हैं और बुंदेलखंड का आपने जिक्र भी किया। जी जी बुंदेलखंड की स्त्रियों की दशा को कई स्तरों पर हम देखते हैं कि उनकी जो जीवन की स्थितियां हैं बहुत त्रासद हैं। वो चाहे पानी को लेकर हो, चाहे पारिवारिक सेपरेशन को लेकर हो या सामाजिक सेपरेशन को लेकर, ठीक है। वो क्या है जो आप महसूस करती हैं कि उन पर तत्काल काम किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि राजनीतियाँ बड़े लंबे दौर से चली आ रही हैं, सरकारें सत्ताएं भी चली आ रही हैं, लेकिन कोई अधिकारों को समझाना नहीं चाहता। आज जिस परिवेश में, जैसे कि मैं देखती हूँ कि कांग्रेस में जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही तो एक पंचायती राज अधिनियम लेकर के आए, जिसमें महिलाओं को अपनी आवाज़ रखने का एक सदन दिया गया है, चाहे वो सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत सदस्य हो। तो जब स्थान दिए जाते हैं कि महिलाएं एक आरक्षण की भी चिल्ला चिल्ला कर सदनों में बात होती है महिलाओं को लेकर के, लेकिन जब मूलभूत में आप जब जमीन पे उतरते हैं तो वो ना आरक्षण दिखाई देता है। जिस अधिकार से जो महिलाओं को सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधायक ये जब सब चुना जाता है, आज के दौर थोड़ा सा बदला है, लेकिन बुंदेलखंड में अभी भी मैं ये कहूँगी कि 70 से 80% प्रभाव इस बात का है कि महिलाएं चुनी जाती हैं सदन में, लेकिन अभी भी पुरुष प्रथा हावी है वहाँ पर कि अगर कोई महिला सरपंच है, जनपद है, जिला पंचायत है, तो वो सदन में अपनी बात को रखने नहीं पहुँच पाती है। उसका प्रतिनिधित्व तो उनके भाई करें, पिता करें, पति करें। तो मुझे लगता है कि जब अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनकी बात करना है, जबकि बुंदेलखंड से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आती हैं जो एक बहुत बड़ा उदाहरण है बुंदेलखंड के लिए, जिन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले अधिकारों की जागरूकता होनी चाहिए कि हम आज महिलाएं दबी हुई इस बात से हैं कि उन पर कोई अत्याचार होता है। कई आपने उत्तर प्रदेश को शामिल कर लें, मध्य प्रदेश, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, वो अपनी आवाज़ को दबा देती हैं, साहस नहीं जुटा पाती हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा होगा। तो ये उनको खुला वातावरण आपको देना पड़ेगा, इस समाज को उनको सुरक्षित महसूस कराना पड़ेगा। हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर जी ने जो महिलाओं को आवाज़ प्रदान की है, उसके अधिकारों पे आपको बात करनी पड़ेगी। और आज कांग्रेस परिवार और इंडिया गठबंधन उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो ये सबसे प्रमुखता से महिलाओं को हमें इस दौर से, डर भय से उनको मुक्त कराना पड़ेगा और साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जो 50% की आबादी है उसको हमें बिल्कुल बराबर लेके चलना पड़ेगा, तब शायद कुछ भागीदारी देश में अच्छी बढ़े और मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो पाएगा। भागीदारी की बात आपने कही तो भागीदारी पर थोड़ा पहले ही विचार कर लिया जाए जी कि पिछले दिनों नारी शक्ति बंधन जो कि पहले से ही महिला आरक्षण का मामला चल रहा था, उसी को थोड़ा चमका धमका कर इन्होंने नारी शक्ति बंधन के रूप में वो किया और पता लगा कि वो 2029 में लागू होगा। हाँ। लेकिन जब टिकट बंटवारे का सवाल आया तो न कांग्रेस ने न सपा ने थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिया, न बीजेपी ने नारी शक्ति बंधन का ध्यान रखा। तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों के इस द्वैत को आप कहाँ देखती हैं? उस पर क्या करने की जरूरत है? बहस के तौर पर क्या करने की जरूरत है? अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर क्या जरूरत है उसकी? देखिए, ये जो हम जब राजनीतिक और इन सब पटलों पे होते हैं, आज आपने देखा कि राजनीति का एक वो दौर स्टैब्लिश हो गया है कि बिना महिलाओं के वोट के सरकार बनाना और मिटाना, तो ये महिलाओं ने अपनी भूमिका को तय कर दिया है। तो अब जब ये एहसास सरकार को या पार्टियों को होता है तो मुझे लगता है कि ये आरक्षण सिर्फ एक झुंझुना नहीं होना चाहिए, उसको यथार्थ मायने में उतार करके और उसको प्रमुखता देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जो जिम्मेदारी के साथ अगर आपने एक किसी महिला को अगर जिम्मेदारी दी है, जो कि इस उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है और मैं मानती हूँ कि उनसे भी लाखों महिलाएं
जो है उनको देखकर खुद को ऊर्जावान महसूस करती होंगी, घर से निकली होंगी। तो अगर हम महिला के रूप में, जैसे कांग्रेस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री हुई, तो अगर वही हम इस तरह का अगर दौर उठा के देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज जिस बराबर भागीदारी की जिस तरीके से बात करती हैं पार्टियां, तो वो स्थान देना पड़ेगा और उस स्थान को हमें छीनने की ज़रूरत ना पड़े। जो हमारा अधिकार है वो स्वतः पार्टियों को स्वीकारना चाहिए और उस अधिकार को हमें देना चाहिए। अगर वो अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि ये कहने की बातें तो होती हैं कि एक जब महिला घर में होती है, एक खेत में अगर झोपड़ी भी हो तो उस झोपड़ी को मंदिर बनाने का काम वो मातृशक्ति करती है। तो अगर वो मंदिर बनाने का काम करती है तो मुझे लगता है कि इस देश की आधी आबादी है महिला, और अगर आप उसको बराबर राजनीति में लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है इस देश की दुर्दशा भी कुछ अच्छी हो जाएगी। जो आज एक अत्याचार में लगातार, वो कोई भी प्रदेश हो आप देखें, चाहे मणिपुर हो, आज किस तरीके से नंगा नाच वहाँ होता है और महिलाओं पे अत्याचार होता है, और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। या आप कर्नाटक का एक प्रज्वल रवन्ना का केस देख लें, मतलब ये कहीं भी हो कि 400 सीडी बलात्कार की वायरल होती है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मौन होते हैं। फिर आप जहाँ देश की बेटियां जो गौरव होती हैं, हरियाणा की रेसलिंग की बेटियां, उनको जब सम्मान मिलता है तो वही प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं। और उसके बाद जब न्याय की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट उनको मुजरिम करार देते हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि अगर जो बेटियां इस देश का गौरव है, सम्मान बटोरती हैं, सम्मान ला करके देती हैं, और उन पर जो यौन उत्पीड़न कर रहा है, तो ऐसे चाहे मेरी पार्टी के सांसद हों, इनसे हमारा लाख कुछ बिगड़ता हो, इन्हें मैं तत्काल जो है इस पार्टी से बर्खास्त करता हूँ। तो इस तरह की जब कुछ निर्णय लिए जाएंगे जो हमारे प्रधान हैं, तो मुझे लगता है एक नई ऊर्जा की क्रांति होगी, संचार जो है एक क्रांति लेकर के आएंगे। लेकिन वही महिलाएं थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करती हैं।